हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट का फोर्थ वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इन अ डिटरमिनेंट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब डिटरमिनेंट की रो को अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया जाए, तो जो चेंज करने के बाद हमें डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ पे एक ये रो है, रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है। आपके सामने ये एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम लोग रो 1 को कॉलम 1 में चेंज करें, रो 1 को अगर कॉलम 1 में चेंज किया तो 1 2 3 हो गया। इस रो को हम लोगों ने कॉलम 1 में चेंज किया। इस रो 2 को हम लोगों ने कॉलम 2 में चेंज कर दिया। कॉलम रो 3 को कॉलम 3 में चेंज कर दिया। 2 1 माइनस का 8। तो जो ये डिटरमिनेंट आएगा इसकी जो वैल्यू होगी इस ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब रो 1 को कॉलम 1 में चेंज किया, रो 2 को कॉलम 2 में चेंज किया, रो 3 को कॉलम 3 में चेंज किया, तब भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब तभी इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसलिए इक्वल हो गए। अब इसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल लें। अगर हम लोग इस एग्जांपल में हम लोगों ने रो को कॉलम में चेंज किया, अब यही चीज़ अगर हम कॉलम को रो में चेंज कर दें तो ये आपके सामने पहला कॉलम दे रखा है, ये आपके सामने C2 सेकंड कॉलम दे रखा है, ये आपके सामने C3 थर्ड कॉलम दे रखा है। अगर हम लोग कॉलम फर्स्ट को अगर रो फर्स्ट में चेंज कर दें, कॉलम फर्स्ट को अगर हम लोग फर्स्ट रो में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा। फिर हम लोगों ने कॉलम 2 को सेकंड रो में चेंज करने जा रहे हैं तो QMB हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कॉलम 3 को रो 3 में चेंज करेंगे तो आपके सामने RNC हो जाएगा। तो जो ये डिटरमिनेंट होंगे चेंज करने के बाद ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो न्यू डिटरमिनेंट आया इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अब मैं आपसे एक बात ये बोलूँगा कि देखिए आपने रो को कॉलम में चेंज किया तो जो ये प्रोसेस होता है हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और वो कैसे डिनोट करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करने के जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, रो को कॉलम में चेंज किया तो वो उसको इस तरीके से चेंज करते हैं। ओके, कॉलम को रो में चेंज किया तो इस रो कॉलम को रो में चेंज किया तो इस प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। मतलब कॉलम को रो में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो इस प्रोसेस को इस तरीके से डिनोट कर दिया गया। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो प्रॉपर्टी या रूल रो के लिए ट्रू होंगी वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स के लिए भी क्या होंगी, ट्रू होंगी। मतलब जो प्रॉपर्टी हम लोग रो के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो आपके सामने मैं सेकंड प्रॉपर्टी अभी लिखता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको रफ करने के बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया जाता है, मैं उसको पहले लिख देता हूँ। आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ एनी टू रोज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूँ, ये चीज़ कॉलम्स के लिए भी ट्रू होगी। क्या होगी, ये चीज़ कॉलम्स के लिए भी ट्रू होगी। और कॉलम्स ब्रैकेट में इसीलिए और कॉलम लिख दिया।
इफ एनी टू रोज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट of any determinant of any determinant are interchanged then the value of new determinant is equal to माइनस टाइम्स, माइनस, ये माइनस है, ब्रैकेट में माइनस मैंने उसका साइन लिख दिया है, माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि इफ एनी टू रोज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी दो रो को आपस में चेंज करिए तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के माइनस टाइम्स होती है। क्या होती है? माइनस टाइम्स होती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल है ABC, ठीक है, ABCDEFGHI, ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये रो है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। अगर मैं रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करूं, अगर मैं रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करूं तो क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा? DEF, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ABCGHI, और आपस में जो इंटरचेंज किया तो जो डिटर्मिनेंट होगा, नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसके आगे एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग रो फर्स्ट को और रो फर्स्ट और रो सेकंड को आपस में चेंज करें तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसके बाहर एक क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसी तरीके अगर हम यही काम कॉलम में भी करें तो उसके लिए भी ट्रू होगा। जैसे अगर हम यही काम कॉलम्स के लिए करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कॉलम्स के लिए कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल यही ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर देखिएगा, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ये आपका कॉलम नंबर 3 है। अगर मैं C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करूं तो इंटरचेंज को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? C1 इंटरचेंज C3, मतलब C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अब इसको, इन दोनों, ये कॉलम और ये कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तो हमें क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा? CFIBEHADG, ये आपको मिला। और बाहर एक क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। बाहर एक क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। एक सेकंड में इसको आगे लिख देता हूं, ये कट रहा है। अगर मैं C1 और C2 को, C3 को आपस में इंटरचेंज किया तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? CFIBEHADG। आपने इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो आपको ये डिटर्मिनेंट, और जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसके आगे क्या एक माइनस साइन आ जाएगा। तो हम देख रहे थे कि जो चीज़ रो के लिए ट्रू है वही चीज़ कॉलम्स के लिए भी क्या होगी? ट्रू होगी। इसके बाद हम लोग एक नया एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे हमारे सामने एक क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी पे बेस हम लोग कुछ 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उनको देखते हैं। आपके सामने दे रखा है कि गिवन
डेल्टा 1 इक्वल टू, आपके सामने एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2, 5, 7 -1 0 3 7 5 और 6। एक ही आपको डेल्टा 1 डिटरमिनेंट दे रखा है। आपको एक अगला डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा 2, वो क्या है -1 2 0 3 5 7 6 7 5। ये आपको एक डिटरमिनेंट अगला दे रखा है जो कि डेल्टा 2 है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपके सामने एक ये डिटरमिनेंट दे रखा है, एक ये डिटरमिनेंट दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं डेल्टा 2 डिटरमिनेंट को पिक करूं तो वो क्या है, ये है। अब देखिएगा अगर मैं इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। अगर मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज करूं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। तो अगर फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 5 7 -1 3 6 0 7 5, और एक माइनस साइन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। इंटरचेंज करने पे सेकंड प्रॉपर्टी याद करिए, जब रो को आपस में इंटरचेंज करते, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट आता है वो माइनस टाइम्स आ जाता है। ये हो गया। अब देखिएगा ये जो आपको नया डिटरमिनेंट मिला है, जो आपको नया डिटरमिनेंट मिला है, यही देखिए ना डेल्टा 1 है। ये डिटरमिनेंट क्या है, डेल्टा 1 है, लेकिन माइनस टाइम्स बस बाहर है तो माइनस, ये इस डिटरमिनेंट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1। अब इसको आगे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डेल्टा 1 को इधर लेके आए तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0 फाइंड कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक सेकेंड प्रॉपर्टी पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये डेल्टा 1 आपके सामने एक डिटरमिनेंट दे रखा है। अगला जो आपके सामने डिटरमिनेंट दे रखा है 1 c स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर, ये दूसरा डिटरमिनेंट दे रखा है। और आपसे इस बार किसकी वैल्यू पूछी गई है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू पूछी गई कि क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे बेस है, ओके। अगर हम लोग इस डेल्टा 1 डिटरमिनेंट को पिक करें तो 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें अगर हम लोग उस क्वेश्चन को देख करके चीटिंग करें, यहाँ पर चीटिंग मेथड देखिएगा, वहाँ पे1 b स्क्वायर थर्ड कॉलम में है, तो अगर, और यहाँ पे आपका वही चीज़ सेकंड कॉलम में है, तो अगर हम लोग सेकंड कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, अगर हम लोग सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज करें, ठीक है, तो चेंज करें तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से C2 इंटरचेंज C3। तो इंटरचेंज करने के बाद आपका क्या आएगा, 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर, सॉरी इंटरचेंज करने के बाद 1 c स्क्वायर 1 b स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी में, जब कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन एक बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद अब देखिएगा हमारा ये जो डिटरमिनेंट नया आया उसमें देखिएगा
थर्ड कॉलम और ये डेल्टा टू का जो कॉलम वो भी थर्ड कॉलम ये आपस में सेम हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 1a स्क्वायर है तो और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम में है, हमें इसको फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज करना होगा अगर ऐसा बनाना है तो हम लोग देखिएगा इस कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में चेंज किया तो डेल्टा वन इक्वल टू क्या आएगा, देखिए जब इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन फिर से आ जाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन बाहर आया और इसमें पहले से ही कि माइनस साइन दे रखा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। फिर इनको आपस में चेंज किया कॉलम वन और कॉलम टू को तो क्या मिलेगा 1c स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ये आपका हो गया। ओके, इसके बाद देखिएगा डेल्टा वन इक्वल टू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और आपका ये क्या डिटर्मिनेंट आ गया 1c स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ये आपका डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा जो ये डिटर्मिनेंट आया ये डिटर्मिनेंट क्या है, डेल्टा टू डिटर्मिनेंट है, तो इसकी जगह हम लोग डेल्टा टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टू। तो डेल्टा वन इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टू हो गया। अब डेल्टा टू को अगर डेल्टा वन के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू और इक्वल में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वन आ गई। ओके, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, उसको समझते हैं। आपके सामने मैं लिखता हूँ। एक्चुअली थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी पर ही बेस है। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैं उसको लिखने जाता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहा गया, मैं पहले वो लिख देता हूँ। इफ a row is passed over k rows, ठीक है, k rows and place in new position, then the new determinant is equal to -1 की पावर k into original determinant. If a row is passed over k rows and placed in new position, then the new determinant is equal to -1 की पावर k into original determinant. देखिए इस प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो है, उस रो को उठा करके मतलब जितनी रो से एक न्यू प्लेस पर ले गए। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है ABC, ठीक है, DEFGHI, ये आपके सामने एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। अगर ये फर्स्ट जो रो है, अगर हम इसको पास करें, अगर हम इस रो को उठा करके इस न्यू प्लेस पर लेकर के आए, तो हम लोगों लेकर के आए तो देखिए क्या मिल जाएगा, DEFGHIABC, क्या हो गया, ये आपका न्यू डिटर्मिनेंट मिला। तो कहने का मतलब ये हो कि इस रो को हम लोगों ने इस न्यू प्लेस पर लेके आए। तो आप देखिए ना, इस फर्स्ट रो ने कितनी रो को पास किया है, 1 2 दो रो को पास किया। कितनी रो को पास किया, 2 रो को पास किया। तो इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -1 की पावर
2, क्या आ जाएगा -1 की पावर 2। मतलब ये रो जितनी रो को पास कर रहा है, देखिए कितनी, 1 2 रोज को पास कर लिया, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की कितना हो जाएगा, स्क्वायर इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अब एक आगे और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर हम लोग इसी डिटर्मिनेंट में, देखिएगा ध्यान से, अगर इसी डिटर्मिनेंट में इस रो को इस प्लेस पर लेकर के आए, किस प्लेस पर, इस प्लेस पर लेके आए, अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, D E F A B C G H I, ये आपको डिटर्मिनेंट मिला। तो अब देखिए ना, इस रो फर्स्ट ने कितनी रो को पास करके यहाँ पे आया हुआ है, कितनी रो को पास करके यहाँ पे आया, तो एक ही रो को तो उसने पास किया है, एक ही रो को पास किया, तो यहाँ पे k की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जो अब क्या इक्वल में आएगा, -1 की पावर 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा। तो समझ आया कि पास करने पर जितनी रो को पास करेंगे, उतनी जितनी रो को पास करेंगे वही -1 की पावर बन जाएगी, इंटू पास करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। अब जैसे अगर हम लोग यही प्रोसेस कॉलम्स के लिए करें, ठीक है, यही प्रोसेस अगर हम लोग कॉलम के लिए करें, देखिएगा मैं एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, ABCLMN XYZ। अब देखिएगा ये कॉलम था, इसमें ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखिएगा इस कॉलम को, ये कॉलम नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग, अगर इस कॉलम को अगर हम लोग एक रो से पास कराएं, एक रो से पास, इस कॉलम को केवल एक रो से पास कराएं, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम लोग इस कॉलम को इस यहाँ पर प्लेस करें, तो देखिएगा जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप केवल एक ही तो कॉलम को पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर k, मतलब 1 इंटू BMY। यहाँ पर जब इसको शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ALXCNZ। तो दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल क्या आएगा, दिस आ जाएगा। अगर हम लोग इसी कॉलम को यहाँ से उठा करके यहाँ पर प्लेस करें, तो आप देखिए जब इस कॉलम को यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर, तो कितनी कॉलम को पास करेगा, 2 कॉलम को ही तो पास करेगा, C2 और C3 को। तो क्या इक्वल आ जाएगा, फिर से इसका अगर हम लोग 2 कॉलम को पास कर रहे हैं तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। यहाँ पे जब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो कितने कॉलम को पास किया, 2 कॉलम्स को पास किया, तो क्या आ जाएगा इक्वल में, -1 की पावर 2 इंटू BCMNYZ। पास करने के बाद यहाँ पे लें तो क्या आ जाएगा, ALX। तो दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी को मैं बताया गया है। फिर इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी के बाद अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, अब देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम 0 हो, मतलब डिटरमिनेंट में कोई पर्टिकुलर रो कंप्लीटली 0 हो जाए या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम कंप्लीटली 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। मैं वही लिखने जा रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि इफ़ इन एनी डिटरमिनेंट, इफ़ इन एनी डिटरमिनेंट, इफ़ इन एनी डिटरमिनेंट all the elements of a particular row or particular column are 0, then the value of
डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब ये होगा कि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो है, अगर उसके सभी एलिमेंट्स 0 हैं, क्या है, सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम ले लीजिए, अगर उस पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे आपके सामने एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 2 5 7 -11 13 9 0 0 0। आप देखिए ना, इस ये रो 3 में रो 3 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 2 5 7 9 0 11 0 0 0। अब इस एग्जांपल में देखिए आप, इस एग्जांपल में जो कॉलम नंबर 3 है वो कंप्लीटली 0 है। कॉलम नंबर क्या 3 क्या है, कंप्लीटली 0 है। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो क्या आएगी, वो 0 आ जाएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अब अगर एक और एग्जांपल लेके मैं अगर समझा दूं, ठीक है, एग्जांपल और ले, मान लीजिए ये लिया 2 -3 7, ओके, 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट पे देखिए तो दो रो 0 हो गई हैं, तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप फोर्थ प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि मैं इसको पहले लिख देता हूं, इफ एनी two rows, if any two rows, रो के लिए ट्रू है तो कॉलम के लिए भी ट्रू होगी, तो मैंने मेंशन कर दिया। इफ एनी टू रोज ऑफ एनी डिटर्मिनेंट are identical, then the value of determinant is 0। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके सामने मैं ले रहा हूँ ABC XYZ ABC। आप देखिए इस डिटर्मिनेंट में जो रो 1 है और जो रो 3 है वो क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 - 3 2 7 9 और 5, ओके, 5 - 3 2। अब देखिएगा इस डिटर्मिनेंट में जो कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 3 है, ये क्या है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब अगर जैसे एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल और ले लें, 5 5 5 7 7 7 11 11 11। देखिएगा इस एग्जांपल में इससे मतलब नहीं है कि इसके सारे कोई भी पर्टिकुलर रो है उसके एलिमेंट्स सेम है, मतलब ये कोई ना सोचे कि इसके सारे एलिमेंट्स सेम है, इसके भी सारे एलिमेंट्स सेम है, इसके सारे, इससे मतलब नहीं है। आप देखिए ना, जो रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है, ये आपस में सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की क्या हो जाएंगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सिक्स प्रॉपर्टी पहले कर लेते हैं, पहले सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है उसको देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि
मैं लिख देता हूँ उसको, 6th प्रॉपर्टी, अ कॉमन फैक्टर टेकन आउट from all elements of a particular row or column, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी रो में या किसी भी कॉलम में एक कोई पर्टिकुलर फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो मिल रहा हो, हमें कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा हो, तो उसे हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाहर निकालते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है 2 4 6 3 5 9 11 13 15, ठीक है, 17, ये आपके सामने एक लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इस डिटर्मिनेंट में देखिए 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये 3 5 9 11 13 7। अब अगर आप रो फर्स्ट रो को देखें तो इस रो में से आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा होगा 2, जो कि इस रो में कंप्लीटली क्या है, कॉमन है। तो इसलिए इस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू, अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया 1, यहाँ से 2 आया बाहर 1, यहाँ 2 बचेगा, अब यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। और बाकी किसी भी रो में कुछ तो कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा 3 5 9 11 13 17। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई भी आपको कॉमन वैल्यू मिल रही है, कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो उसे हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यही कहने का मतलब है इस 6th प्रॉपर्टी का। अब जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जैसे x y z, थीटा l थीटा m थीटा n, ठीक है, a b c। अब देखिएगा इस वाले डिटर्मिनेंट में जो ये रो सेकेंड है, उस रो सेकेंड में जो ये हमें थीटा है ये कॉमन मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे। तो थीटा इंटू क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट x y z। जब हमने थीटा इस रो सेकेंड से कॉमन कर लिया तो यहाँ रो सेकेंड में क्या बचेगा l m n और a b c, ये आपकी हो गया, ठीक है। ये आपकी 6th प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है, 6th प्रॉपर्टी ये कहती है। अब इसके बाद अगर आप सोचिए फिर इसी एग्जांपल में अगर हम करें तो अगर यहाँ पे लैम्डा कर दें, यहाँ भी लैम्डा कर दें, अब देखिएगा ये रो 2 है और जो रो 3 है, इसमें से सेकेंड रो में से हम लोग को थीटा कॉमन मिल रहा है, थर्ड रो में से हमें लैम्डा कॉमन ले रहा है, तो हम दोनों को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा इंटू लैम्डा कॉमन कर लिया, थीटा कॉमन कर लिया इंटू लैम्डा, और आपको डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी। तो जितने भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ इस पूरी रो में से हमें थीटा कॉमन मिल रहा था, इस पूरी रो में से हमें लैम्डा कॉमन मिल रहा था, तो यहाँ से मैंने थीटा को कॉमन कर लिया, यहाँ से हमने लैम्डा को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हमने उसे बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई किया और दिस ये डिटर्मिनेंट आ गया। फिर इसके बाद हम लोग इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे इस पर एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन और अच्छा सा करेंगे। ये एग्जाम्पल पे जैसे कि अब देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। आप देखिए इस कॉलम में से कॉलम नंबर 1 में से हमें x कॉमन मिल रहा है, कॉलम नंबर 2 में से हमें y कॉमन मिल रहा है, कॉलम नंबर हमें 3 में से z कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग कॉमन करके उसे बाहर लिखेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड, आपको डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा
1xyz 1y और यहाँ पे आपको मिला xz मिला। यहाँ से हमें z कॉमन हुआ कॉलम नंबर 3 में से, तो क्या बचा यहाँ पे 1z और यहाँ पे आपका बचा xy। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया है वो देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 5 3 3 7 यहाँ कर लीजिए 7 9 11 6a 15a और 9a। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटरमिनेंट की। आप इस डिटरमिनेंट में देखिए जो कॉलम 3 है उसमें से हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, तो उसे हमने कॉमन करके बाहर कर लिया। फिर आपके पास डिटरमिनेंट क्या बचा 2 5 3 7 9 11 6। अब देखिएगा और भी कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा 2 5 3 7 9 11। आप देखिएगा यहाँ से हमें इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से देखिए तो हमें यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो 3a मिल रहा है। इसमें भी 3a है, इसके फैक्टर में भी 3a है, इसके फैक्टर में भी 3a है। तो 3a को कॉमन किया, जब 3a को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये आपको डिटरमिनेंट मिल गया। अब देखिएगा फिर जो ये डिटरमिनेंट मिला उसमें देखिए जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब आपको प्रॉपर्टी याद कीजिए, जब किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, इंटू 0। तो 3a इंटू जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी का कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन में। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करें। आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस का x स्क्वायर xy xz माइनस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर और यहाँ आपके पास है yz है, ठीक है। यहाँ पे xy, यहाँ पे xz और यहाँ पे yz, ये आपको है, ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है। अब इस डिटरमिनेंट की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर जो 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 1 से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, फैक्टर। कॉलम नंबर 1 से हमें क्या कॉमन फैक्टर मिला, x मिला। ये कॉमन क्या मिल रहा है, x मिला। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉलम नंबर 2 से हमें y कॉमन मिल रहा है। कॉलम नंबर 3 से हमें z कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग इसे कॉमन करके बाहर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमें डिटरमिनेंट में अंदर क्या मिला, डिटरमिनेंट में हमें मिल रहा है माइनस का x y z और यहाँ पे हमें क्या मिला, जब इस वाले से y कॉमन कर लिया तो x माइनस का y और यहाँ पे z मिला। अब इसमें हमें क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ इस कॉलम में से z को कॉमन ले ले तो x y और माइनस का z बचा। ओके, ये बच रहा है। अब इसके बाद आप देखिए अब रो को देखिए, ये रो, इस रो को देखिए, इस वाली रो को देखिए और थर्ड रो को देखिए। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को देखिए तो इस फर्स्ट रो में से हमें x कॉमन मिल गया, सेकेंड रो में से हमें y कॉमन मिल रहा है, थर्ड रो में से हमें z कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन कर फिर से कॉमन आ जाएगा x y z। तो जब x y z फिर से कॉमन आया और एक x y z पहले से लिखा है तो x y z इंटू एक्स वाई जेड। अब हमें डिटरमिनेंट के अंदर क्या मिलेगा, माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1, ये आपको मिला डिटरमिनेंट। अब इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब तो कोई प्रॉपर्टी इसमें लगी नहीं रही है, अब इसको फिर से आगे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। जब हमने इसको एक्सपेंड किया
तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना मैंने सिखाया, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड, इनका आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसको लिख लिया यहाँ पे, तो माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग एक्सपेंड करके निकालेंगे, और एक्सपेंड करना तो हमने आप लोगों को सिखाया हुआ था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो साइन कन्वेंशन किया, प्लस माइनस प्लस। अब देखिएगा एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड किया तो -1 के ऊपर प्लस का साइन है तो माइनस का 1 ही आया। और फिर देखिए -1 जिस रो में है, जिस कॉलम, इसको डिलीट करने के बाद क्या मिला, -1 1 1 माइनस का 1। फिर इस 1 की बारी आई तो इस 1 के ऊपर क्या है, माइनस है। फिर ये वाला 1 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको डिलीट किया, बाकी बचे एलिमेंट्स को लिख दिया 1 1 1 माइनस का 1। फिर इस वाले 1 की बारी आई, इसके ऊपर आपका प्लस है तो प्लस का 1 हो गया। अब ये 1 जिस रो में और जिस कॉलम में इसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स उनको डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, 1 माइनस का 1 1 1। अब इसे आगे सॉल्व करिए। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस को, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई कर 1 1, इसका किया तो -1 माइनस का 1, फिर +1 1 प्लस का 1, ये आया आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा। ये आपका क्या आएगा, माइनस का 2 यहाँ से मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर प्लस का 2 हो जाएगा। ये 2 मिलेगा तो 2 इंटू 1 तो 2, इससे आपको ऐड करेंगे तो 4 वैल्यू इसकी आएगी। 4 इंटू आपकी वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के। फिर इसके बाद हम लोग देखिए, अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि IIT JEE में आया हुआ है, और इसी प्रॉपर्टी से ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये उड़ीसा ने क्वेश्चन पूछा हुआ था IIT JEE में। IIT करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू, डिटरमिनेंट आपके सामने दे रखा है 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने फैक्टोरियल के बारे में तो परमुटेशन में या बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा ही होगा। आपको पता है कि जैसे n फैक्टोरियल होता है, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और हम लोग कहीं पर भी फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हो तो n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम लोग 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 फैक्टोरियल है, उसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए 10 फैक्टोरियल। अगर 11 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 12 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ 12 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट से हम लोग इसकी वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया। अब देखिएगा, जो ये रो 1 है, रो 1, ये रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। रो 1 में से हमें 10 फैक्टोरियल कॉमन में फैक्टर मिल रहा है। 10 फैक्टोरियल हमें क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी इस फैक्टर में 10 है, इसमें भी इस फैक्टर में 10 फैक्टोरियल है। तो रो 1 में से हमें 10 फैक्टोरियल कॉमन मिल गया। अब रो 2 में देखिए 11 फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है। अब रो 3 में देखिए हमें 12 फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है।
तो हमने कॉमन करके लिखा, तो क्या मिला हमें, जब कॉमन लिया तो 10 फैक्टोरियल कॉमन आया, इंटू 11 फैक्टोरियल कॉमन आया, इंटू 12 फैक्टोरियल कॉमन आया। कॉमन करने के बाद हमें जो डिटर्मिनेंट मिला 1 11 12 इंटू 11 1 12 13 इंटू 12, यहाँ 1, ये इसमें से 12 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 13 बचा, यहाँ पे कितना 14 इंटू 13 बचा। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया कॉमन करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 12 इंटू जब 11 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 132 आएगी। 13 इंटू 12 करेंगे आप, 13 इंटू 12 किया तो 156 आ जाएगी। अब जब आप 14 इंटू 13 करेंगे तो आपको 182 मिलेगा। क्या मिलेगा 182। ये आपको डिटर्मिनेंट मिल गया। अब हम लोग इसके अंदर तो कोई प्रॉपर्टी अब लग नहीं रही है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया तो साइन कन्वेंशन के प्लस माइनस प्लस, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब हम लोग इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए ये तो बाहर ऐसे एज इट इज़ लिखा रहेगा 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। जब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो प्लस का 1 12 13 156 182, फिर इसके बाद माइनस का 11 1 1 156 182, फिर इसका 1 प्लस 132, इसको एक्सपेंड किया 112 113, ये आपको एक्सपेंड करके ये मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। जब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जब इनका मल्टीप्लाई करें तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप आगे अब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने पर वो कितनी आएगी 2। मैंने सॉल्व की थी तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही 2। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 इंटू दिस 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो देखिए ये IIT ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर्टी पे बेस है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब बाकी जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टी हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और जय हिंद।